नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं उसके लिए हमने रचित जी को स्पेशली उनसे टाइम लेके बुलाया है और रचित जी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। एक दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। तो रचित जी बताइए कि हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है और किन सारी चीजों पे हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि किसे कहते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या कंप्लायंसेस होते हैं। आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा ये डाउट्स रहते हैं कि कौन से व्हीकल में हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाएं, क्या हम प्राइवेट कंपनी के लिए जाएं, क्या हम एलएलपी के लिए जाएं। और साथ ही साथ लोगों के कई कई दिमागों में ये भी होता है कि पब्लिक कंपनी आखिर क्या होती है। तो आज जो हमारा क्लैरिफिकेशन है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। हम सारी बातें आज करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो गौरव जी हमसे पूछेंगे एफएक्यूज जो हमने आप लोगों के लिए लिस्ट करे हैं। एफएक्यूज आप पूछ सकते हैं गौरव जी, उसके बाद मैं आपको सारे आंसर्स देता रहूंगा। रचित जी, बेसिकली एफएक्यूज लाने का हमारा पर्पस ये था कि लोगों के दिमाग में ये बड़े क्वेश्चन होते हैं कि हाँ जी, कंपनी बनाएं क्यों, किस तरीके से बनाएं, किस तरीके के क्वेश्चन उनके मन में, जो भी उनके मन के अवरोध हैं, उन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो पहला मेरा क्वेश्चन है जो लोगों के हिसाब से आया है वो ये है कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर होती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक तरीके का बिजनेस व्हीकल है जिसमें कि कुछ शेयर होल्डर्स मिलकर और कुछ डायरेक्टर्स मिलकर अपनी कंपनी को रन करते हैं। बेसिकली इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और चाहे वही 2 डायरेक्टर शेयर होल्डर भी बन सकते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर जस्ट एज इन आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें आपके पार्टनर्स होते हैं 2, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। उनकी प्रॉपर तरीके से पार्टनरशिप होती है। 40% 60% जैसा आप रेशो चाहेंगे वैसे वो रेशो डिवाइड हो जाता है एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे सर। सर देखिए, इसमें एक चीज और है, ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्या कोई स्मॉल बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्यों कराए प्राइवेट लिमिटेड में, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, एलएलपी भी है, 1% कंपनी भी है, सोल प्रोप्राइटर भी है, बट प्राइवेट लिमिटेड ऐसा क्यों माना जाता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। देखिए बेसिकली आप 1% कंपनी में तब जाइए जब आप सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है। वैसे तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपनी कंपनी को एक ब्रांड नेम नहीं बना सकते क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ऑथराइज नहीं होती है। आजकल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ आप जीएसटी नंबर लेते हैं और एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेते हैं और अपना करंट अकाउंट खोल देते हैं। बट 1% कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको ये बेनिफिट मिलते हैं कि आप एमएसएमई की स्कीम्स के सारे बेनिफिट ले सकते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट एंटिटीज टाइम टू टाइम बेनिफिट्स स्कीम्स निकालती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, जैसे कि आपकी फंडिंग स्कीम आई थी, मोदी जी ने पैकेज अनाउंस किया था। तो वो सब ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही उनका बेनिफिट उठा सके असलियत में। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1% कंपनीज ही उठा पाई हैं उनका बेनिफिट, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से रजिस्टर्ड होती हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उनके प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड, टेन कार्ड और साथ ही साथ आजकल तो ईएसआई पीएफ नंबर भी साथ साथ ही जनरेट होकर आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट व्हीकल है बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और 1% कंपनी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सेम एज प्राइवेट लिमिटेड काम करती है, बट उसके अंदर क्या होता है कि आप सिंगल इंडिविजुअल काम करता है और साथ में एक नॉमिनी का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें शेयर होल्डिंग का कंसेप्ट नहीं होता है, एक अकेला शेयर होल्डर होता है सिर्फ उसके अंदर। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप शेयर होल्डर्स को ज्यादा बना सकते हो, अप टू 200 शेयर होल्डर्स आप बना सकते हो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और फंडिंग का प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आप प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, इस तरीके के इश्यूज ला सकते हैं जिससे कि आपकी बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता है और आप उस पैसे के लिए लोगों को शेयर्स अलॉट कर सकते हो, जितना वो अमाउंट आपको देंगे उसके हिसाब से। सर मुझे एक चीज और बताइए, ये डिफरेंस क्या होता है शेयर होल्डर और डायरेक्टरशिप में, क्या किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, और किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए या शेयर होल्डर बनने के लिए। बेसिकली डिफरेंस ये होता है डायरेक्टर और शेयर होल्डर में। शेयर होल्डर जो होते हैं वो होते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर जैसे कि सपोज आप रिलायंस में रिलायंस का आप एक शेयर आप परचेज कर ले तो आप ओनर नहीं बनोगे, बट आप शेयर होल्डर बन जाओगे। उनके बुक्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम चढ़ जाएगा। कभी भी कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो उसमें आपको शेयर होल्डिंग राइट मिलेगा। तो बेसिकली बड़ी कंपनीज में तो ये चीज होती है, बट आजकल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उसमें डायरेक्टर और शेयर होल्डर की भूमिका सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 डायरेक्टर बनते हैं वही 2 शेयर होल्डर बन जाते हैं। इन केस आप शेयर होल्डिंग ज्यादा लोगों में बांटना चाहते हैं तो वो आप वो भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है।
और जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो डे टू डे रूटीन वर्क ये सब चीज़ों में पार्ट लेते हैं, जैसे कि बिजनेस का मेंटेन करना, बिजनेस को बढ़ाना, मार्केटिंग करना, ये सब काम। शेयर होल्डर्स उन सब कामों में ज़्यादा नहीं रहते हैं, बट डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी सेम हो सकते हैं। अगर छोटी कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर और शेयर होल्डर बेसिकली सेम ही होते हैं आजकल। क्या पावर्स डिफरेंट होती हैं दोनों की, या पावर एक जैसी ही होती हैं? सर वो डिपेंड करता है ना कि सपोज अगर मेरी कंपनी है, उसमें मैं ही ओनर हूँ, तो सारी पावर ही मेरे पास है और शेयर होल्डर का क्राइटेरिया भी मैं ही फुलफिल कर रहा हूँ, तो उस चीज़ पे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं बेसिकली। ओके। ओके सर, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है शेयर होल्डर और डायरेक्टर को अपॉइंट करने में किसी भी प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली कंपनी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप साउंड माइंड होने चाहिए, कोई भी आपके ऊपर केस नहीं चलना होना चाहिए, और आप 18 ईयर से अब होने चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। आप अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई कर दीजिए और डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। किसी भी कंपनी में आप एक टिन नंबर से 20 कंपनी से मैक्सिमम डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। ओके। ओके, वैसे डायरेक्टर अगर किसी कंपनी में किसी को बनना हो तो डिन और डायरेक्टर डीएससी क्या होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी चर्चा हो जाए, क्योंकि लोगों के बड़े सर क्वेश्चन है। बताता हूँ सर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक तरीके की यूटिलिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको प्रोवाइड करा रखी है कि आप डिजिटल सिग्नेचर से सारी की सारी डिजिटलाइज एप्लीकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइन करिए और हमको आप प्रोवाइड कराइए, तब वो अप्रूव करते हैं। डिजिटल आजकल फिजिकल सिग्नेचर का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन चुका है, तो सब कुछ डिजिटल सिग्नेचर से होता है। आजकल क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, पहले क्लास 2 बनता था। क्लास 2 की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 से खत्म कर दी गई है। अब क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर एक सिग्नेचर कर दिया ऑल ओवर इंडिया, जिससे कि आप गवर्नमेंट के टेंडर्स फाइल कर सकते हैं, जीएसटी में वो यूज होता है, एमएसएमई में वो यूज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में भी वो यूज होता है। हर जगह आप डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 सर्टिफिकेट का यूज होता है। इसकी कुछ एजेंसीज है, वो सब हम चीजें वो करवा के देते हैं क्लाइंट्स को। ओके। ओके, तो सर क्या किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी हम चेंज कर सकते हैं? जैसे सपोज हमने अपना एड्रेस चेंज किया नोएडा से गाजियाबाद, या गाजियाबाद से दिल्ली, या कहीं भी XYZ, तो क्या हम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करा सकते हैं कंपनी का? बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1% कंपनीज में यही है कि आप उनका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा सकते हैं, नेम चेंज करा सकते हैं, स्टेट तक आप चेंज करा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, जहां पर हमारी कंपनीज रजिस्टर होती हैं, वो भी आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, प्राइवेट लिमिटेड के लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि सोल प्रोप्राइटर क्या कन्वर्ट हो सकती है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? सोल प्रोप्राइटरशिप सर कन्वर्ट हो सकती है, कोई इशू नहीं है, बट उसका उसका जो थोड़ा टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके अंदर 3 to 4 मंथ्स का उसमें टाइम पीरियड लग जाता है, क्योंकि उसे प्रॉपर तरीके की आपकी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट सब जाती है। हम ज़्यादातर क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को कैरी ऑन करते रहिए, साथ साथ एक साइमल्टेनियसली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, जिससे कि आपका ब्रांड नेम बनता चला जाएगा साइड बाय साइड, और आप धीरे धीरे अपना सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में यही लोग करते हैं। और वैसे आप किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट कराएं तो उसका हम टेक ओवर का प्रोसेस करा देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के वो टेक ओवर भी कर सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप को। ओके। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि हाँ जी, बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर कोई स्मॉल बिजनेस है और कंपनी बना रहा है कि हाँ जी मैं बनाना चाहता हूँ, तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? बेसिकली तो हम लोग जॉट डाउन कर चुके हैं, बट अगर हम देखें तो क्या तरीके तरीके के बेनिफिट्स अवेल कर सकता है बंदा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हाँ जी हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। सर देखिए, बेनिफिट मैं सच बताऊं तो एक सिंपल, जैसे एक बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, घर की बिल्डिंग, उसके ऊपर हम उसे चकाचौंध करने के उसे पीओपी कराते हैं, वो ये सब चीजें कराते हैं, वॉल सीलिंग कराते हैं, तो वैसे ही सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। कोई कोई अलग बेनिफिट नहीं मिलता, बट एक तरीके का ब्रांड नेम मिल जाता है बस। आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर होती है। जब आप अपनी क्लाइंट डीलिंग करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है असलियत में। जब आप अपनी क्लाइंट से मिलते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि हमारी प्रॉपर तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड है, हम प्रॉपर ब्रांड नेम बना के काम कर रहे हैं, हमारी गुडविल बन रही है, तो बेसिकली यही फायदे होते हैं सर, और कोई अलग फायदा नहीं होता। बाकी ट्रेडमार्क हो गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, ये सब फायदे होते हैं बेसिकली। तो मेन चीज क्या होती है सर, क्लाइंट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके से उस कंपनी का बेनिफिट उठा पा रहा है बेसिकली। ओके, तो क्या कोई फॉरेन एंटिटी अलाउड है कि हाँ जी फॉरेन एंटिटी का कोई डायरेक्टर, शेयर होल्डर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बन सके? सर बिल्कुल बन सकता है। उसका वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स जो आएंगे फॉरेन, सपोज अमेरिका से कोई आपका डायरेक्टर बनना चाहता है इंडियन कंपनी में, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वहाँ का बैंक का स्टेटमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स इंडियन एम्बेसी से, सॉरी,
अमेरिकन एम्बेसी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है वहां से अपोस्टाइल्ड होने चाहिए। अपोस्टाइल्ड एक तरीके का नोटराइज ऑफिसर होता है जो कि आपका फॉरेन अफेयर्स का जो वहाँ पर अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, वो उस पर लगा के देता है, अपनी सील लगा के देता है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और आप इसको 3 मंथ्स तक के लिए कहीं पर भी इंडिया में यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक तरीके का क्राइटेरिया होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बना रखा है, तो ठीक वो है। इंडिया में डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्म्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है अगर हम प्राइवेट लिमिटेड में जाएं सर बेसिक? बेसिकली फॉर्म्स तो पहले पहले जो होते थे डिजिटलाइज फॉर्म होते थे, अब गवर्नमेंट ने सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे ही सारा प्रोसेस है। उसमें आपका फॉर्म नंबर स्पाइस का INC 32, INC 33, INC 34, ये 3 फॉर्म होते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल के। एजाइल का फॉर्म होता है जिससे कि आप अपना ESI PF भी अप्लाई करते हैं साथ साथ एप्लीकेशन में, और फिफ्थ आपका INC 9। ये 5 फॉर्म्स होते हैं जो कि आप ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं। सारे का सारा जो प्रोसेस होता है एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी यही प्रिपेयर कर सकते हैं। खुद प्रोसेस मेरे हिसाब से करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लोग आजकल यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो कि पूरा प्रोसेस करके दिखा रहे हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आखिरी में आपको प्रोफेशनल के सिग्नेचर के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात क्या है, आपने खुद अगर अपनी कंपनी बना भी ली, भगवान ने चाहा बन गई आपकी कंपनी, उसके बाद उसके इतने कंप्लाइंसेस हैं, इतनी चीजें हैं आपको जो मेंटेन करनी पड़ेगी, वो प्रोफेशनली गाइड करता है। एक मिनिमम 4-5 हज़ार की फीस बचाने लोग अपने आप रजिस्टर करते हैं ये सब चीजें पैसा बचाने के लिए, उसमें वो आगे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। मैंने देखा है रचित जी, कई लोग हमसे खुद फोन करके ये पूछते हैं कि अनिल जी क्या आप ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, हमने हाँ इतना काम कर दिया, और फिर बाद में बीच में ऐसे काम होते हैं कि वो अपने फॉर्म उल्टे सीधे फाइल करके आते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं हो पाता, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो हाँ, जाता है और बेसिकली इसमें खुद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि पेनल्टीज बहुत ज्यादा है। INC 20 फॉर्म फाइल करना पड़ता है 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग योर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब खुलेगा, ये सब चीजें कौन गाइड करेगा? एक प्रोफेशनली आपको गाइड कर सकता है। अब अगर आप अपना अपना काम छोड़कर, एक बिजनेस को छोड़ के अगर आप लीगल चीजों में पढ़ोगे तो आप कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं कर पाओगे। मार्केटिंग में टाइम लगाओ, अपनी इनकम बढ़ाने में टाइम लगाओ, एक्सपेंसेस कभी अपने बचाने की कोशिश मत करो। फिर अगर एक्सपेंसेस बचाएं तो घर ही बैठो, बिजनेस ही क्यों करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैपिटल क्या रिक्वायर्ड होती है, कितनी मिनिमम कैपिटल से हम काम शुरू कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में? सर मिनिमम कैपिटल गवर्नमेंट तो 500 रुपीज तक भी कर दिया, बट हमारा जो है मानना एटलीस्ट 50,000 रुपीज मिनिमम आप अपनी कैपिटल करंट अकाउंट में अपने, जब भी आप कंपनी बनाओ मिनिमम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बता दो कि हमें 50,000 की पेड अप कैपिटल चाहिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख करोगे चलेगा, बट अपनी पेड अप कैपिटल 50,000 से नीचे मत करना, क्योंकि फिर आपकी अगले साल जो बैलेंस शीट बनेगी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी। सपोज अगर 500 रुपए की आपकी कैपिटल है तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में कितना दिखाओगे, 1,000-2,000 ऐसी बैलेंस शीट बनेगी। कल को लोन लेने भी जाओगे तो गवर्नमेंट बैंक कहेगा कि यार क्या बैलेंस शीट है 500,000 रुपए की, तो उस पर आपको 5-6 लाख का लोन कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। एटलीस्ट 50,000 रुपीज की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। ओके, तो मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए और क्या मिनिमम एफडी? डायरेक्टर सर टू, मिनिमम डायरेक्टर्स 2 का रिक्वायरमेंट है बेसिकली। ओके, और हाँ सर। मिनिमम एफडीआई कोई मतलब गाइडलाइंस है क्या प्राइवेट लिमिटेड के लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकता है कोई? सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, बट वो सब्जेक्ट टू FDI गाइडलाइंस होती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टाइम इशू करता है। हर बिजनेस की अलग गाइडलाइन होती है, आपको चेक करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट, ये सब होते हैं। आपका बिजनेस कौन से रूट में फॉलो करता है, तो वो चीज़ें हमें चेक करके हम उसी टाइम में आपको बता सकते हैं। वो सब चीज़ें ओके, बिजनेस पे डिपेंड करता है बेसिकली। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो? सर बस KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड। जिस जगह पर आप कंपनी बनाएंगे उस जगह बिजली का बिल का रिक्वायरमेंट है। बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी आपकी आपकी फोटो चाहिए होगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स। बस ये डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। 7 to 8 डेज का मैक्सिमम प्रोसेस होता है। नेम अप्रूवल सबसे पहले लिया जाता है, उसके बाद अपना हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, फिर डिन नंबर अप्लाई करते हैं। बाकी सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हम प्रिपेयर करके अप्रूव करवा देते हैं 7 to 8 डेज में। ओके, तो सर वैसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हर स्टेट की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं, तो वो क्या हिसाब किताब होता है, किस तरीके से होता है? सर हर स्टेट ने अपनी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टेट सब्जेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अलग स्टैम्प ड्यूटी है, दिल्ली में अलग स्टैम्प ड्यूटी है, मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, पंजाब में उससे भी ज़्यादा है। पंजाब में 15,000 की स्टैम्प ड्यूटी बैठती है एक 1 लाख रुपीज़ की कंपनी बनाने के लिए। MP में भी ऐसी बैठती है 12,000, 11,000। तो हर स्टेट का सर अलग अलग क्राइटेरिया, हर स्टेट की कॉस्टिंग अलग होती है। वो जैसे भी क्लाइंट जिस स्टेट का होगा उसके हिसाब से वो कर देते हैं हम लोग उस चीज़ का।
ओके, धन्यवाद रचित जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और इन सब पे बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान दृष्टि दिखाई अपनी। थैंक यू सो मच, और रिमेन कनेक्टेड। और हम वेलकम सर, रचित वेलकम जी सर। का नंबर यहाँ डाल देंगे ताकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है? तो इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा चैनल को। तो थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड।